मुझे नहीं लगता इस इन चीज़ों पे कभी काम हुआ है। मतलब वो चुन के आते हैं पर उनका सारा ध्यान वो सारे कमीशनखोरी में रहता है। मेरा सीधा-सीधा आरोप है उन पे। जहाँ कहाँ से देखते हैं कि क्या विकास है तो वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखा देते हैं, बॉटनिकल गार्डन दिखा देते हैं, बगीचे दिखा देते हैं, पार्क दिखा देते हैं। बड़े-बड़े गेट बनाए हैं उन्होंने लाखों के खर्च करके। समस्या बहुत बड़ी है। इस पे काम ही नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के नेताओं ने 15 साल में इन मुद्दों पे कभी काम ही नहीं किया। हम जो जब से बस स्टैंड तोड़ के नए बस स्टैंड बनाए हैं, वहाँ शेरों के पुतले बनाए हैं। यहाँ शेरों की कोई कमी नहीं है। इतने शेर हो गए हैं कि वो आपके घर में घुस के बच्चों को लेके जा रहे हैं खेत में जाके हमें मानव का विकास चाहिए। यहाँ जो लोग हैं और वो कई सालों से प्रताड़ित हैं, उनके जो मूल मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। उद्योग है, काम है, वो करते रहते हैं। तो ऐसे देहातों में रहने वाला हमारा बहुत बड़ा वर्ग है। उनके बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है और अच्छी शिक्षा का अधिकार है जो संविधान ने दिया है इस पार्टी को बहुत ज़्यादा और इनका मिलना मतलब राकेश बलावी साहब का हमें समर्थन मिलना इस पार्टी के माध्यम से ये हमारी ताकत बढ़ाती है और हमारी ताकत बहुत गुना बढ़ गई। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी जानते हैं कि अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जो सरगर्मी वो तेज हो चुकी है और बीते कुछ दिनों से मैं मेरी न्यूज़ टीम सभी इस विदर्भ इलाके के साथ-साथ में संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, जो पक्ष भी है, अपक्ष भी है और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किन जनहितैषी मुद्दों के साथ में इस विधानसभा के रण में उतर रहे हैं और क्या उनकी रणनीतियाँ रहेंगी कि वे इस किले को भेद पाएँ। और इसी तारतम्य में आज हम चंद्रपुर जिले की बल्हार था है ना मैम? बल्हारपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 में पहुंचे हैं, जहां पे अपक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अभिलाषा ताई गावतुरे जी से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वे किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और अपने पक्ष में उनसे वोट की मांग कर पाएंगे। महोदय, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत-बहुत मैडम, शुक्रिया। जिस तरीके से मैंने सर्वे किया है और पता लगाया है और काफ़ी मेरे मित्र भी यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया और भी चीज़ें हैं जो सामने आई है हमारे सर्वे में कि आपका जो नाम था यहाँ पे कांग्रेस की जो उम्मीदवारी सीट थी, उसमें सबसे पहले था और उसके बाद में अचानक ये होता है कि ज आपका नाम कट जाता है और किसी और को सीट दे दी जाती है, जिसके बाद फिर आपने निर्णय लिया कि आप अपक्ष चुनाव लड़ेंगे और आज आपको राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। तो इस निर्णय के पीछे की क्या वजह रही और किस वजह से आपकी सीट कटी? अ, हमारा काम इस क्षेत्र में बहुत सालों से है, 10-12 सालों से हम सारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम हर समाज के हर घटक तक पहुँचे हैं, महिला और हमारे जितने भी सारे घटक हैं उस तक और उन लोगों की समस्याओं को सुनना और उस पे समाधान देना ये हमारा काम रहा है। और ये हमारे काम को सराह कर एक बड़ा प्रस्तापित पक्ष यानी कांग्रेस ने हमें हमें दिलासा दिलाया कि ये आने वाले समय में आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसी दिशा में हम बढ़ रहे थे। पर अचानक से कुछ बातें सामने आई कि यहाँ जो दूसरे पक्ष के प्रत्याशी हैं, उनको हमेशा जिताने में यहाँ के कांग्रेस का रोल रहा है कहीं कहीं न कहीं और हमने सोचा कि इस बार ये ऐसा नहीं होगा। जीतने के लिए प प प पक्ष लड़ेगा और उस उम्मीदवार को टिकट देगा जो सबके हाँ, दिलों में है, मन में है। पर ऐसा नहीं हुआ और इसके बावजूद हमने लड़ने का निर्णय लिया क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ हज़ारों लोग जुड़े हैं, हमारा बहुत बड़ा एक संगठन है और सारे जो सामाजिक संगठन हैं, दूसरे भी, हम उनके साथ हमेशा से काम करते आए हैं। तो एक हमारे में सामाजिक सौहार्द है और इसके तहत बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको अगर पक्ष की टिकट नहीं मिली तो भी आप अपक्ष लड़िए। ये सामाजिक संगठन, ये लोग, ये आपका पक्ष बनेंगे और आपके पक्ष में आएँगे और इसलिए हमने लड़ने का निर्णय लिया। मैडम, जिस तरीके से मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज़ देखे हैं और जानकारी प्राप्त की है, तो आप मानव के सर्वांगीण विकास को इस क्षेत्र का विकास और देश का विकास मानते हैं। अगर मैं सर्वांगीण विकास की बात करूँ, तो शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देती है, कुछ बिल्डिंग्स बनाती है, कुछ गार्डन्स बनाती है। तो आपका कहना ये है कि मानव का विकास ही जो उसकी दिनचर्या में ज़रूरी है, अगर उसका विकास होगा, तो इस क्षेत्र का विकास होगा, इस देश का विकास होगा। तो आप अपनी आइडियोलॉजी में या अपनी रणनीति में किन विकास के मुद्दों को शामिल करेंगे? अ, हमें हमें मानव का विकास चाहिए। यहाँ जो लोग हैं और वो कई सालों से प्रताड़ित हैं, उनके जो मूल मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे देहातों में बहुत बड़ा वर्ग बसता है, खेती करता है, किसानी करता है और किसान वो खेती से निगडित जो कुछ उनका उद्योग है, काम है, वो करते रहते हैं। तो ऐसे देहातों में रहने वाला हमारा बहुत बड़ा वर्ग है। उनके बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है और अच्छी शिक्षा का अधिकार है जो संविधान ने दिया है। और इसलिए हम जो देखते हैं कि स्कूलों की हालत बहुत बुरी है।
वहाँ टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग गिरने पर तुली है। बहुत सारी बिल्डिंगें टपकती है और अच्छी शिक्षा का अभाव है, उससे हमारे बच्चे अपाहिज बनते जा रहे हैं, जिनको शिक्षा बहुत ही होशियार बच्चे हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, पर उनको दी नहीं जाती। उच्च शिक्षा का भी यहाँ बहुत बड़ा अभाव है। हमारे बच्चे जो कोर्सेज़ यहाँ कॉलेजेस में है और गोंडवाना यूनिवर्सिटी में है, वो कोर्सेज़ भी अप टू डेट नहीं है। काफ़ी बार फैकल्टीज़ नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट फैकल्टीज़ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो नींव रखी जाती है हमारे ज़िंदगी की, वो बहुत बड़ी शिक्षा है। और वही अगर खोखली हो रही तो हम नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए हम इस विकास के मुद्दे को बहुत ज़्यादा संगीनता से लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं और इस पर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उसके सिवाय हमारा जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो नौकरी की तलाश में पुणे, मुंबई जाता है। हमारे किसान हैं जो 2-3 महीना यहाँ काम करते हैं, पर बाकी समय काम करने के लिए तेलंगाना क्षेत्र में जाते हैं और बेरोज़गारी हमारा बहुत बहुत सबसे बड़ी समस्या है। मतलब पूरे महाराष्ट्र की समस्या है और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। जबकि यहाँ ये इंडस्ट्रियल उद्योग का जिला है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है या इंडस्ट्रीज़ यानी माइन्स है, बहुत दूसरे इंडस्ट्रीज़ नहीं आ पाई पर माइन्स है और ये सब है। और उसके बावजूद भी हमारा युवा ये बेरोज़गार है और जो कुछ लोग हमारे जो काम करते हैं, वो ठेकेदारी में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं और वो उन ठेकेदारों के द्वारा उनका शोषण ही होता है। तो हम चाहते हैं कि वो सारा शोषण बंद हो, हमारे युवाओं को सम्मानजनक ज़िंदगी मिले, उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम मिले और इस तरीके से हम आगे बढ़ें। वैसे ही हमारे किसानी करने वाले लोग हैं, हमारे खेती के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमें सब्सिडाइज़ चीज़ें नहीं मिलती उनको लगने वाली या फिर पानी की समस्या है। पानी इतना आता है कि बाढ़ आ जाती है, फिर जब पानी चला जाए, पूरी नदियाँ सूख जाती हैं, कोई रोकने का कोई काम नहीं है। इरिगेशन नहीं है, बंधारे नहीं है, तो वो सिंचन की समस्या बहुत बड़ी है। इस पे काम ही नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के नेताओं ने 15 साल में इन मुद्दों पे कभी काम ही नहीं किया। हम जो जब लोग कहते हैं कि क्या विकास है, तो वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखा देते हैं, बॉटनिकल गार्डन दिखा देते हैं, बगीचे दिखा देते हैं, पार्क दिखा देते हैं। बड़े-बड़े गेट बनाए हैं उन्होंने लाखों के खर्च करके। अच्छे बस स्टैंड तोड़ के नए बस स्टैंड बनाए हैं। वहाँ शेरों के पुतले बनाए हैं। यहाँ शेरों की कोई कमी नहीं है। इतने शेर हो गए हैं कि वो आपके घर में घुस के बच्चों को लेके जा रहे हैं, खेत में जाके लोगों को लेके जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बल्हारपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे जंगली जानवरों का जो है आतंक ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहाँ पे लोग भी हताहत हो रहे हैं, साथ में उनके पशु भी हताहत हो रहे हैं। तो इस मुद्दे पे आज तक किसी यहाँ के जो पूर्व में नेता रहे, उन्होंने बात नहीं की कभी? कभी बात नहीं की। वो जाके भी नहीं देखते, कोई मरा तो उसको उस यानी वो तवज्जो भी नहीं लेते कि कोई गया है कहीं उसके घर जाके उसको पूछे, उसकी विधवा को पूछे कि कैसी ज़िंदगी कट रही है, क्या हो रहा है आपके साथ? और ये सब चीज़ें हम उसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बैलेंस विकास हो, यहाँ सफारी भी चले, पर्यटन भी चले और पर लोग किसानी भी कर सकें, खेती भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए और वन विभाग है, इतना बड़ा वन विभाग है, उसका बजट है, पर वो बजट हमारे लोगों के काम में नहीं आता। ये सारा यहाँ जो जंगल बनाया है, यहाँ के आदिवासियों ने बनाया है, उसको बनाने में, संवर्धन करने में और बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। पर जब भी इसके डेवलपमेंट की बात आती है या ये सारा निधि आता है, उनमें इनका हिस्सा कुछ भी नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि आयुर्वेद का नॉलेज होने वाले हमारे आदिवासी बांधव हैं कोई बड़ी इंडस्ट्री आयुर्वेदा पे यहाँ बने। यहाँ उनके स्किल्स को लेकर पर्यटन में भी हम चाहते हैं कि उनका हिस्सा ज़्यादा हो। यानी वो सिर्फ़ गाइड का काम करते हैं और 200-300 रुपए की रोज़ी कमाते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान में जो 5वीं छठवीं अनुसूची के दौरान जो बताया गया है, हम उसको लागू करें तो सारी की सारी चीज़ें रॉयल्टी मैक्सिमम उनको मिले और उनका विकास हो। और हम सिर्फ़ गाइड या कुछ छोटे-मोटे काम में उनका नहीं, हम उनको फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी बनाते ना देख सोचते हैं। जिन लोगों ने संवर्धन किया है, उसको रक्षा करने में भी वो पॉलिसी मेकिंग की जब बात आएगी, तो उनकी बात बहुत अच्छे से रखी जाएगी और वो काम करेगी। हम ऐसा चाहते हैं, तो हम उनको हर हिस्से में उनको यहाँ के आदिवासी बांधव को शामिल करना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम, जैसे कि आपने आदिवासियों की बात की है और जो पूरा क्षेत्र है दंडकारण्य का क्षेत्र कहलाता है और देखा जाए तो वन संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे माइनिंग्स है, यहाँ पे वनों की दृष्टि से काफ़ी आच्छादित क्षेत्र है ये, जिसका उपयोग करके हम इन आदिवासियों के जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और इसके लिए बहुत से विकल्प भी सरकार के पास में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उपेक्षा देखी जाती है, बीते कई समय से देखी जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है और किन चीज़ों के आधार पर आप उनके मुद्दों को सामने लाएँगी और क्या चीज़ें कर पाएँगी कि जिस वजह से उनकी उपेक्षा ना हो? क्योंकि कुछ चीज़ें सामने चल के जैसे ये आई है कि जैसे यहाँ पे माइनिंग है मैम, जैसे कोयले की माइनिंग होती है।
तो माइनिंग के दौरान उनकी ज़मीनें तो मतलब ले ली जाती है, लेकिन उसके बाद में जो उनका विस्थापन है, जो पुनर्वास है, उसके लिए उनको उचित मुआवज़ा या उचित जो मदद करनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ये क्षेत्र जिन लोगों ने इसका संवर्धन किया है, अगर सरकार वहाँ से करोड़ों कमा रही है, तो जिन लोगों ने वो किया है, संवर्धन किया, उनको देना पड़ेगा। और आज सिर्फ उनको नोटिस देके वो जगह खाली करो करके बताया जाता है, पर उनका पुनर्वसन का जो मामला है, वो बहुत अच्छे से नहीं होता। हम जहाँ देखते हैं कि बहुत हरियाली में रहने वाले लोगों को बहुत ही बंजर ज़मीन पे फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि बस आप यहाँ जियो या मरो, इस तरीके से होता है। वहाँ उनको नौकरियाँ नहीं दी जाती और हमारा जो वर्ग बहुत ज़्यादा जो गाँव में रहता है या जंगलों में रहता है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनका एजुकेशन, उनका हायर एजुकेशन या पर्यटन से रिलेटेड हमारे जो कुछ की स्किल डेवलपमेंट है, हमारे टूरिस्ट गाइड हैं हमारे बांधव, उनको उस तरीके से तैयार नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि स्पेशल यूनिवर्सिटी उसके लिए होनी चाहिए, पर्यटन से रिलेटेड एकेडमिक होना चाहिए और उनको स्किल बनाना चाहिए और उस तरीके से उनका विकास होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में यानी आप हम चाहते हैं कि उनकी सिर्फ ना ज़मीनें ली जाए, उनको नौकरी भी दी जाए और सम्मानजनक काम दिया जाए और सम्मानजनक काम करने के लिए उनको उस तरीके से तैयार किया जाए हमारे सारे लोगों को, ये हम चाहते हैं। मैम जैसे कि मैं और हमारी टीम बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। तो आप भी जानते हैं कि जो ईरा चल रहा है ये 21st 22nd जनरेशन चल रहा है और इस समय में 5G 4G कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। मतलब जगह-जगह पे इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हुँ, और आजकल तो शिक्षा भी डिजिटल हो चुकी है। हुँ, लेकिन जैसे देहात क्षेत्र की बात करूँ मैं बल्हारपुर विधानसभा क्षेत्र की या फिर चंद्रपुर की मनपुर हुँ, ज़िले की बात करूँ, तो इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी काफ़ी लूज़ देखने को हुँ, मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है और जो बीते समय में यहाँ पे जो उम्मीदवार विधायक रहे हैं हुँ, माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी, हुँ। तो क्या इनके द्वारा ऐसे कुछ चीज़ें नहीं की गई कि इस कनेक्टिविटी को तेज़ किया जाए ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके? मुझे नहीं लगता इस इन चीज़ों पे कभी काम हुआ है। मतलब वो चुन के आते हैं पर उनका सारा ध्यान वो सारे कमीशनखोरी में रहता है। मेरा सीधा-सीधा आरोप है उन पे। जहाँ कहाँ से क्या कमीशन मिलता है उस पे ही उनका काम होता है। जहाँ इन्वेस्ट करने की बात होती है और वो इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो पैसों के तौर पे नहीं आते तो ह्यूमन डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के तौर पे आते हैं। तो उसमें उनका कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं है और इसीलिए वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर है। हम ये और इसकी वजह से ना कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें परेशानी होती है। हमारे सारे लोगों को डाटा एंट्री बताया गया, आंगनवाड़ी सेविका से लेकर उम्मेद के लोग, हमारे शिक्षक और हमारे सारे लोगों को जो गवर्नमेंट पॉलिसी पे या प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो सभी को दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें वो हमें बताते हैं कि ये सारी दिक्कतें हैं और एक काम करने को उनको 10 मिनट लगना चाहिए, वो 2-2, 3-3 घंटे चले जाते हैं। तो ये काम तो हुआ है। पर ये काम बहुत मुश्किल भी नहीं था, उसपे काम हो जाना चाहिए था, बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर बस ध्यान नहीं दिया गया इसलिए वो चीज़ें काम क नहीं हो पाई, ऐसा मेरा आरोप है। बिल्कुल मैडम जैसे कि आपने बताया कि सब चीज़ें मतलब यहाँ पहले बीती है और वर्तमान में आप जिनके सामने लड़ रही है वे मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी समय से इस सत्ता के अधीन है वे और आज आपको राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का समर्थन भी प्राप्त हुआ है, आप अपक्ष भी लड़ रही है। तो आप दोनों का तालमेल के इस क्षेत्र में आपको विजय दिला पाएँगा? अ, हमें पूरा विश्वास है, हम अकेले नहीं लड़ रहे, पूरी जनता हमारे पक्ष में है और ये धनशक्ति के खिलाफ एक जनशक्ति की लड़ाई है। तो और मुझे आज राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का समर्थन मिला और काफ़ी पहले उन्होंने बताया कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। इसके बावजूद कल हमें 40 संगठनों ने समर्थन दिया। डॉक्टरों का बहुत बड़ा संगठन मेरे साथ में है और बहुत सारे सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं और लोग जो है वो खुद जुड़े हुए हैं। आप हमारी सभाओं के फ़ोटो देखो या हमारे लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, हम जब जाते हैं उस गाँव में, तो क्या कहेंगे अभिलाषा ताई और क्या बात रखेंगे इसके इंतज़ार में हैं। और इसलिए और बाकी जो पक्ष में भी जो लोग हैं उनका भी हमें समर्थन है कि वो देखना चाहते थे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं या दूसरे पार्टी के भी जो वो हमें देखना चाहते हैं एक यहाँ के नेतृत्व के तौर पे। तो उन सभी को हमारा इंतज़ार है और इसलिए ये पूरी ताकत हमारे साथ है। महिला शक्ति मेरे साथ बहुत बड़ी है, महिला होने के नाते। तो और हम श इस क्षेत्र में 10-15 साल से काम कर रहे हैं। मेरे पेशेंट्स हैं बहुत सारे, जो दिल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो वो हम जब गाँव में जाते हैं तो वो सब मिलते हैं। वो याद दिलाते हैं, "मैडम हमारा बच्चा इतना सीरियस था, आपने ऐसा किया, पैसे नहीं थे तो आपने जाने दिया, आप जाओ बोला, जब आएँगे पैसे।" ये सभी बातें वो बताते हैं, जो मैं भूल गई होंगी, बहुत सारी ये है। तो आज वो सारी चीज़ें हमारे साथ रहेगी, वो ताकत देगी, हमको आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।
मैडम आप खुद एक महिला हैं और डॉक्टर भी हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो महिलाओं को इस समूचे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डालिए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा वेंटिलेटर पे है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो बहुत सटीक होगा कि वो खुद ही लड़खड़ाई हुई है स्वास्थ्य सेवा। हमारे यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके एक मेडिकल कॉलेज तो बन गया, पर 7 साल हो गए, वो अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। बहुत सारे वजह की वजह से वो काम रुका हुआ है और बिल्डिंगें और हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे पीएचसीज़ है, आरएच है, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, पर बिल्डिंगें सिर्फ बना दी जाती है। उस हेल्थ सिस्टम को रन करने के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए, आपको परिचारिकाएँ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, बजट चाहिए। वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ जहाँ से कमीशन मिलता है, हमारे यहाँ के मंत्री ने वही काम किया है। कमीशन जहाँ से मिलेगा वो बिल्डिंग खड़ा कर दी जाए, उसपे कमीशन ले ली जाए और उसके बाद में कभी वापस उसे देखा ना जाए कि क्या चल रहा है वहाँ। तो हम कभी-कभी देखते हैं कि ₹2 का टीटी का इंजेक्शन नहीं होता हमारे तरफ। हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि पेशेंट को ₹5 की पर्ची मत निकालो, ₹2 का इंजेक्शन लेके आओ, हम लगा देंगे। इस तरीके से हमारे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर ये करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंजेक्शंस ये वो डिलीवरी हमारे यहाँ माता मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। मतलब नंदुरबार के बाद अगर नंबर लगता है तो चंद्रपुर का नंबर लगता है माता मृत्यु में। 190 पोस्ट जो है सफाई कर्मचारियों के अभी भी रिक्त है। और आप अगर वार्डों में जाके देखते हो गंदगी का साम्राज्य है और वो गंदगी की वजह से सेप्सिस में जाकर हमारी माता मृत्यु होती है। बहुत नॉर्मल महिला आती है और वो मतलब उनकी लाश ले जानी पड़ती है, ऐसी हालत है। तो ये बहुत ही संगीन चीज़ें हैं और इसपे मतलब 2-2 घंटा हमारे लोग एम्बुलेंस के लिए राह देखते हैं। प पोमुन्ना हमारा जिला है, जो अंदर का जिला है, जहाँ बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ आपको आधा-आधा 1-1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। 2 ही एम्बुलेंस है उस क्षेत्र में गवर्नमेंट की। जिसे फ़ोन करे तो वो एक जननी सुरक्षा की वो नहीं आती है, वो उसके लिए रखी गई है और दूसरी एम्बुलेंस है वो जो उपलब्ध नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर छोटी चीज़ पे काम हम नहीं कहते कि हम बड़ी-बड़ी काम करेंगे, हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाएँगे ये। हम छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, जो लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाए, उनको जीने के लिए आसान बनाए। आपके साथ हमारी अशेष शुभकामनाएँ मैडम। आप अंत में अपने सिंबल के साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप जो संदेश देना चाहते हैं, ये दे सकते हैं। मैं मैं अपक्ष खड़ी हूँ पर मेरे साथ बहुत बड़ी जनशक्ति है, बहुत सारे संगठन हैं, डॉक्टरों का संगठन है, हमारे कर्मचारियों का संगठन है, शिक्षकों का संगठन है और इन सारे संगठनों का आशीर्वाद है और मैं ये लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। हालाँकि ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है, मुश्किल भी है, पर इन सब की ताकत मेरे साथ है और हम हमारे मूलभूत मुद्दों मुद्दों पे काम करेंगे। हम शिक्षा पे, रोज़गार पे हमारे महिलाओं के अधिकारों पर और हमारी आरोग्य सुविधा इन सब पर काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग मेरे साथ आएँगे, जुड़ेंगे और हम इस क्षेत्र को बदलेंगे। हम अ, यहाँ जो भी हमारे लोग आज तक प्रताड़ित हुए हैं, हम हर लोगों को हम न्याय देने की कोशिश करेंगे और हम उनके ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। मैम सिंबल के बारे में बताएँ। मेरा सिंबल केतली है, चाय की केतली और लोग कहते हैं कि केतली हर दिन गर्म हो रही है, यानी हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, हमारा जनप्रतिशत बढ़ रहा है और 8 नंबर पे ये है और मैं सबसे अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि 8 नंबर का बटन आप उस दिन दबाइए और उस केतली को इतना गर्म कीजिए कि सामने वाले की जीभ जल जाए और बहुत बड़े बहुमतों से हम चुन के आए। मैडम आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी ने आज आपको समर्थन दिया है, तो उनके साथ को आप किस तरीके से लेंगे? ये बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है। राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी एक बहुत ही बड़ी मान्यता प्राप्त पार्टी है और हमारे क्षेत्र में हमारे बांधव बहुत ज़्यादा हैं और वो मानते हैं इस पार्टी को बहुत ज़्यादा और इनका मिलना मतलब राकेश बलावी साहब का हमें समर्थन मिलना इस पार्टी के मा माध्यम से, ये हमारी ताकत बढ़ाती है और हमारी ताकत बहुत गुना बढ़ गई ये मैं कह रही हूँ और बहुत ही मुझे हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है इस बात को स्वीकार करते हुए। आपका इतना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।